कैसे बसर जिंदगी करें, पैरों को काट फेंकें या चादर बड़ी करें। जिनकी सियासत में बस दावे रहे हैं, आज वो हमें नसीहतें सुनाने लगे हैं। जो खुद चलते रहे भटकी हुई राह पर, आज हमें रास्ता दिखाने लगे हैं। हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया, लोग जुगनू की चमक में भी मंजूर हैं। कल 26 माननीय हमारी सदस्य श्रीमती गीता बुक्कल जी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती में एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की पात्रता को रद्द करने बारे सवाल किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय का हवाला भी माननीय विधायिका महोदय ने दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 10 वर्षों में हमारे युवाओं का इसके ऊपर विश्वास प्रकट हुआ है, ज्यादा विश्वास हुआ। जो विश्वास 2014 से पहले वो उठ गया था, माननीय अध्यक्ष जी, वो विश्वास अब बढ़ा है, उसके ऊपर कोई संशय नहीं है। क्योंकि ये SCS जुडिशियल का सवाल है। इसके तहत सिविल जज के पदों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि माननीय गीता बुक्कल जी को मालूम है शायद इनके समय में जिस प्रकार की टिप्पणियां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर हुई थी, और माननीय कोर्ट ने ये कहा था कि ये भर्ती आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। इनके समय की बात है, और ये अब भर्ती माननीय हाईकोर्ट की देखरेख में होती है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित सिलेक्शन कमेटी द्वारा ये की जाती है भर्ती। इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 7/11/2023 को जारी की गई थी। सिलेक्शन कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी 6 सदस्य हैं, उसमें 6 सदस्य होते हैं। क्योंकि मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, माननीय हमारी सदस्य ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 3 सिटिंग जज उस कमेटी के सदस्य होते हैं, जो माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा नामित होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनमें एक एडवोकेट जनरल होता है, एक उनमें चीफ सेक्रेटरी होता है, और एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होता है। ये 6 लोगों की कमेटी बनी हुई है, वो निर्णय करते हैं। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने रिलायंस को किसानों की जमीन सस्ते दाम पे लेके CLU कर करके सारा हरियाणा बड़े लोगों को दे दिया था। मेरा सर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन बोल। आप अपने उस पे रहो सर। सारे कांग्रेस के टाइम में सारी जमीनों की CLU की डीलिंग करी अपने अब सर आप अपने विषय पे रहो। उसी पे आ रहा हूँ, ऐसे उसी पे आ रहा हूँ सर, कि उस टाइम सारे उद्योगपतियों को बुलाया जी और उनको जमीनें दे दी। 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी, बाद में बोले ना। मैं अपनी बात आदित्य जी, अभी तो थोड़ा जा रहे हैं, अभी तो थोड़ा बोला। 1 मिनट, अभी तो थोड़ा स्पीकर साहब, आप नोटिस से, अगर आप नोटिस से बाहर जा रहे हैं और आप नाम कोट कर रहे हैं तो लेट हिम। नहीं, मैं उनको टाइम दे रहा हूं। आप अपनी बात रखो, कोई कोई बात नहीं। 1 मिनट, या आप नाम मत लो, आप अपने उस पे रहो, आप विषय पे रहो। नाम ले रहे हो तो वो स्पष्टीकरण देंगे। जी हुड्डा साहब, जवाब दे रहे हैं एक बार में। 1 मिनट बात में आप पूछना पहले मंत्री जी जवाब। स्पीकर सर, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आने की बात नहीं, हमने तो भाई की बात को बड़ा रखने के लिए कि अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो मैं सदन में खड़ा होकर बोलूंगा और बताऊंगा भी।
और मैं इसके बावजूद भी इनको ये आश्वासन दे रहा हूं कि अगर जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अगर उसके अंतर्गत अगर कहीं कोई भी बात है तो उसके ऊपर हम लोग ठोस एक्शन लेंगे। आप हमें बताएं, आप कभी उधर घसीट रहे हैं, कभी विषय को इधर से उधर बना रहे हैं और लास्ट में लाके कह रहे कि आपको पता ही नहीं है। अगर हमने आपसे पूछा तो ये कह के पूछा कि भाई अगर कोई जानकारी को तो बता देना, बख्शेंगे नहीं किसी सूरत में। माध्यम से मंत्री जी से अवगत कराना चाहूंगा कि वहां पे नगर पालिका भी है और वहां पे सब तहसील भी है, वीडियो ब्लॉक भी है और जनसंख्या भी 1,32,875 है। मैं ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जनसंख्या 1,32,875 होते हुए भी और 36 गांव उस एरिया के पड़ते हैं और टोटल नगर पालिका की ही जनसंख्या 43,000 है। तो मैं समझता हूं कि हर चीज को कोरम को पूरा कर रहा है तो धारूहेड़ा को सब डिवीजन का दर्जा देना चाहिए। इसमें 37 विलेज आते हैं जो मिनिमम 40 विलेज की जरूरत है और पॉपुलेशन 1,05,000 है सेंसेक्स के हिसाब से। नया जो जनगणना भी 1 जुलाई से शुरू होगी उसमें जो भी आएगा कि जितना भी है उसका जो एरिया है वो 13,500 हेक्टेयर है ना, वो 15,000 हेक्टेयर से ऊपर चाहिए और अभी वो सब तहसील है। तहसील पहले उसकी जरूरत तहसील के लिए है। अगर मान्य सदस्य तहसील के लिए अगर एप्लीकेशन देंगे तो तहसील के लिए उसे कंसीडर करा जाएगा। सब डिवीजन एकदम बड़ा नंबर, सब तहसील से सीधा सब डिवीजन बनना मेरे हिसाब से जो नियम और कायदे कानूनों के हिसाब से ठीक नहीं करूंगा। इसे तहसील बनाने के लिए पहले अपना एप्लीकेशन दें, उसे कंसीडर करेंगे और तहसील बनाने के बाद विधायक जी तो मंत्री जी हाँ कर रहे हैं तहसील की तहसील के लिए आप एप्लीकेशन दें, उसे करके करा हम तो इतने में भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। जी, अगर मुझे हरियाणा की जनता के खून पसीने की मेहनत से भरने वाले राजकोष के आंकड़ों पर राजनीति ही करनी होती तो मैं ये बताने की कि वित्त वर्ष 2025-26 का मेरा बजट एस्टीमेट वर्ष 2014-15 के बजट एस्टीमेट जो 73,301 करोड़ रुपए का था से 180% ज्यादा है माननीय अध्यक्ष। और वर्ष 2014-15 के रिवाइज एस्टीमेट जो 72,096 करोड़ रुपए था माननीय अध्यक्ष जी, उससे 184% ज्यादा है माननीय अध्यक्ष जी। और वर्ष 2014-15 के मैं बताऊंगा जी, कर्ज के ऊपर भी बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा जी। और वर्ष 2014-15 के वास्तविक एक्चुअल बजट जो आंकड़ा जो 61,904 करोड़ रुपए था उससे 231% ज्यादा है माननीय अध्यक्ष जी, 231% ज्यादा। लेकिन मैंने परंपरा को निभाते हुए पिछले साल के रिवाइज एस्टीमेट से ही इसकी तुलना की है। अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा नहीं, अभी बताऊंगा। अभी तो भूमिका स्टार्ट हुई है सर। बीच बीच में भी कुछ साथियों ने टीका टिप्पणी की है। उनकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17 मार्च को इस बजट की प्रस्तुति के बाद हमारे हुड्डा साहब ने खड़े होकर के कहा, अभी भी चर्चा कर रहे थे, अभी भी कहा है माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने कि बजट भाषण 3 घंटे चला है, रिप्लाई तो 6 घंटे में होगा। अभी भी कहा है माननीय हुड्डा साहब ने। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी हिसाब से तैयारी करके आया हूं। और मैं माननीयों से आशा भी करता हूं कि विपक्ष के साथी धैर्य से बैठे और उनके द्वारा जो सवाल उठाए गए माननीय अध्यक्ष जी, सारे बिंदुओं पर
मेरा जवाब उसी शांत भाव से सुनेंगे जिससे मैंने सुना है। मैंने कोई खड़ा होकर के कुछ भी किसी माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, मैंने आराम से सुना है। और मैं चाहूंगा, मेरी भी अपेक्षा है कि जब मैं एक एक व्यक्ति का, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो हालात प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय फिर कहेंगे ये शेर ही सुना रहा है? ये कसम कस थी कैसे बसर जिंदगी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कसम कस थी कैसे बसर जिंदगी करें, पैरों को काट फेंकें या चादर बड़ी करें। एक शेर याद आ रहा है। जिनकी सियासत में बस दावे रहे हैं, जिनकी सियासत में बस दावे रहे हैं, आज वो हमें नसीहतें सुनाने लगे हैं। जो माननीय अध्यक्ष जी, जो खुद चलते रहे भटकी हुई राह पर, आज हमें रास्ता दिखाने लगे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक उम्र से यही रिवायत रही है, बेकसूरों को जो है कसूरवार साबित करते रहे। एक शेर याद आ रहा, जमीन पे चल न सका, जमीन पे चल न सका, आसमान से भी गया, कटा के पर वो परिंदा अपनी उड़ान से भी गया। हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया, लोग जुगनू की चमक में भी मगरूर हैं। साहब, हुड्डा साहब बार बार में मेरा नाम ले लेते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब सुन लो ना, मैं इनको कहना चाहता हूं, मुझसे मत खेल, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं, मुझसे मत खेल। और पकड़े फूटाइए, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं, मैं फैल गया तो तू भाग भी ना पाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि बजट अनुमान 2013-14 में जो कर्ज था वह 1,50,900 करोड़ रुपए था और वर्ष 2024-25 में अब वह 5,22,000 करोड़ हो गया है। ये आरोप लगाया गया। ये कहा गया आपके द्वारा कि 13-14 में जो कर्ज 1,50,900 करोड़ रुपए था वह 2024-25 में 5,22,000 करोड़ रुपए हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, राज्य का ऋण 2004-05 में, फिर हमारे बत्रा जी माननीय हुड्डा साहब कहेंगे क्योंकि मुझे बताना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2004-05 में 17,347 करोड़ रुपए था और ये 2004-05 की बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। राज्य का ऋण 2004-05 में 17,347 करोड़ रुपए था। अगले 10 वर्षों में यह लगभग 5 गुना बढ़ा।
5 गुना बढ़ोतरी हुई है माननीय अध्यक्ष जी। 2014-15 में यह ऋण 96,875 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2,368 करोड़ रुपए था, जो कुल बजट का 3.82% हिस्सा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़कर 10,540 करोड़ रुपए हो गया है, जो कुल बजट का 5.14% है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2014-15 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट 2,058 करोड़ रुपए था, जो कुल बजट का 3.32% था। वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट बढ़कर 8,315 करोड़ रुपए हो गया है, जो कुल बजट का 4.05% है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2014-15 ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का बजट 1,831 करोड़ रुपए था, जो कुल बजट का 2.95% था। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बजट बढ़कर 7,314 करोड़ रुपए हो गया है, जो कुल बजट का 3.56% है। इसी प्रकार उसका भी मैंने इसमें जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार वित्त वर्ष 2014-15 में समाज कल्याण विभाग का बजट 3,149 करोड़ रुपए था, जो कुल बजट का 5.9% था। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बजट बढ़कर 16,651 करोड़ रुपए हो गया है, जो कुल बजट का 8.12% है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 14-15 में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र में कुल बजट 138 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,848.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 से लगभग 14 गुना अधिक है। बतौर वित्त मंत्री मेरा ये पहला ही बजट था। माननीय अध्यक्ष जी, एक क्षण के लिए उनकी कैलकुलेशन और तर्क को ही सही मान लेते हैं, जो उन्होंने कहा है कि हरियाणा के वित्त मंत्री के भाषण में 28 पेज ही होने चाहिए। ये बत्रा जी ने अपने बात रखते हुए कही। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने चेक किया तो पाया, मैंने पूरा डिटेल में गया, मैंने देखा कि वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 55 पेज थे, जो 28 पेज की बात कही है। 2011-12 नहीं जी, नहीं, आपका भाषण आपका था जी, आप उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं आपके समय की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2011-12 बजट भाषण में 55 पेज थे। 2014-15 के बजट भाषण में 36 पेज थे। तो बत्रा जी की कसौटी पर इनके वक्ताओं के भाषण भी काफी लंबे होते थे। जो बत्रा जी ने कहा है कि तो इतना बड़ा लंबा बजट भाषण पढ़ दिया। ये बजट भाषण के 161 पैरा में से 11 पैरा केवल और केवल ऐसे आंकड़ों, ऐसे सैकड़ों युवाओं के सुझाव पर थे हरियाणा, जो हरियाणा के आमजन से मुझे मिले थे। इस 11 पैरों ने कुल 27 पेजों का स्थान ले लिया। जो सुझाव हरियाणा प्रदेश के हमने अलग अलग जाकर के लिए हैं,
उनके सुझाव ही थे, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार 78 पेजों में से 27 पेज पूरी तरह हरियाणा के लोगों से मिले सुझावों को उल्लिखित करते हैं, जिन्हें मैंने अपने बजट भाषण में शामिल किया है। कोई भी वाक्य मेरा वाक्य नहीं था, बल्कि हरियाणा के जनमानस की सोच थी। केवल आवाज मेरी थी, माननीय अध्यक्ष जी, सोच हरियाणा के लोगों की। बजट को हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है। मैं फिर से हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों व बहनों का उनके बहुमूल्य सुझाव देने पर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक बार अंबाला कैंट चलते हैं, कम से कम वहां के लोगों को धन्यवाद कर देंगे जो विज साहब को चुनकर भेजेंगे, तो इसमें टोक लग जाती है अपने विधानसभा पे, नजर बट्टू बन जाते हैं। धन्यवाद आपको। नजर बट्टू मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, मैं तो इतनी सी बात कही, आप उठ के खड़े हो गए। मैं तो सेम ध्वज प्रार्थना करी है, इनकी समझदारी छोटी है, इनसे रहने। हमारी सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की माननीय प्रधानमंत्री जी की भी योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मैं समझता हूँ भाई खेती 3 तरह की है स्पीकर सर। एक तो रासायनिक खेती, जिसको हम प्राकृतिक खेती के नाम से ज्यादा जानते हैं। दूसरा एक प्रयास किया था जैविक खेती का, और एक है प्राकृतिक खेती। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में एक थोड़ा अंतर है। जैविक खेती के अंदर विदेशी केंचुए का प्रयोग होता है, केवल जो गोबर ही खाता है, मिट्टी नहीं खाता, वो गोबर से खाद बनाता है, वो प्रोसेस है जैविक खेती का। और प्राकृतिक खेती का जो आधार है वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। हमारा जो केंचुआ है वो मिट्टी में पड़ता है, मिट्टी खाता है, और मिट्टी के साथ साथ गोबर का भी उसका भोजन है, गोबर से वो खाद बनाता है। इसमें प्राकृतिक खेती के अंदर खर्चा कम है, आमदन ज्यादा है। लेकिन हमारे किसान भाइयों के दिमाग में कुछ ऐसी कोई सोच है भाई हमारी, अगर हम डीएपी नहीं डालेंगे, हम यूरिया नहीं डालेंगे, हम कीटनाशक दवाई नहीं डालेंगे तो शायद हमारी आमदन कम हो जाए, खर्चा इसमें ज्यादा होता है। और इसकी वजह से जो खाद का प्रयोग हुआ और जो डीएपी का, यूरिया का, पेस्टिसाइड का, उससे हमारी जमीन की उर्वरता कम होगी, यानी कि पैदावार कम होगी। और उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हम खाद का प्रयोग ज्यादा करने लगे ताकि पैदावार हमारी ज्यादा हो। लेकिन ऐसा करने से, माननीय हमारे जो विधायक जी हैं जिन्होंने सवाल पूछा, ऐसा करने से जमीन के अंदर कठोर होगी, पानी पीने की क्षमता कम होगी, और हमारा जो इस दवाई से, पेस्टिसाइड से, यूरिया से, डीएपी से इसका जो असर गया, जो हमारा केंचुआ जमीन के अंदर काम करता था वो 15 फुट नीचे चला गया। और ये डीएपी, यूरिया खाद की वजह से हमारे पानी के अंदर भी असर पड़ा और वो पानी जहरीला हुआ, जिससे इन्होंने माननीय हमारे विधायक जी ने चर्चा की पंजाब की, और उसके अंदर वो कपास का एरिया है, कपास के नाम से जाना जाता था। कपास के अंदर डीएपी, यूरिया की ज्यादा खपत हुई और उस खपत के कारण वहां की जमीन कठोर हुई और वहां का पानी खराब हुआ, जिससे धरती की सेहत खराब हुई। हमारी माँ है धरती, धरती की सेहत खराब होगी तो बच्चों की सेहत कौन ठीक करेगा? बच्चों की सेहत तो और खराब होगी। इसलिए हमारे यहाँ जो कैंसर की बीमारी आई है,
इसी यूरिया से, डीएपी से, पेस्टिसाइड से, इसके प्रयोग से हमारे देश की जमीन इतनी जहरीली होगी जिससे अनाज भी जहरीला हुआ। हमारे अनाज के अंदर ऐसे तत्व आ गए जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अनाज के अंदर भी विकार आया। और साथ मैं स्पीकर साहब इनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गत विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में गरीब परिवारों की बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया था। हमने 12 अगस्त 2024 को एक पोर्टल शुरू किया था। माननीय अध्यक्ष जी, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए गरीब परिवारों को अपना पंजीकरण करवाना होता है। इस पर वर्तमान में लगभग 17 लाख लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है और मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिनों में 500 रुपए से ज्यादा जितनी राशि उसने सिलेंडर के कीमत के रूप में दी होती है, सीधे ये बेनिफिशियरी के खाते में जमा करा दी जाती है। मैं बताना चाहूंगा, अब तक पोर्टल पर पंजीकृत बहनों के खातों में लगभग 38 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी के रूप में हमने डाले हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र की ही बात करता हूं। हमने नारायणगढ़ हलके में अगस्त 2024 से 6 मार्च 2025 तक इस पोर्टल पर 9,270 महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब से यह विधानसभा सत्र हुआ है, तब से 26 मार्च तक इन 20 दिनों में भी 306 महिलाओं ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इस प्रकार इस पोर्टल पर इनके हलके की, नारायणगढ़ हलके की 9,270 बहनों द्वारा पंजीकरण करवाया जा चुका है। बीपीएल बहनों के खाते में जनवरी 2025 तक 39,86,000 रुपए एलपीजी सब्सिडी के रूप में डाले जा चुके हैं। ये कसमकस थी, कैसे बसर जिंदगी करें, पैरों को काट फेंकें या चादर बंदी करें, जिनकी सियासत में बस दावे रहे हैं, आज वो हमें नसीहतें सुनाने लगे हैं। जो खुद चलते रहे भटकी हुई राह पर, आज हमें रास्ता दिखाने लगे हैं। हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया, लोग जुगनू की चमक में भी मंजूर हैं।